अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने लेक्चर सुन रहे होंगे बाकायदगी से। और इसमें जो आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो भी असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, आप उनको टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अब आज जो हम लोगों ने टॉपिक देखना है वो हमारे पास है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, बेसिक जो टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो हम लोगों ने देखना है क्लासिकल एंड केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। ये दोनों जो स्कूल्स है ये इकनॉमिक्स के स्कूल्स है। ठीक है, इकनॉमिक्स से रेलिवेंट हैं। आज हम इनको देखेंगे कि इन स्कूल्स का कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो मतलब क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या व्यू था कि हमारी इकॉनमी जो है कैसे मूव कर रही है, इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और कैसे ये स्टेबलाइज होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल इकॉनमी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सबसे पहले क्लासिकल इकॉनमी का जो हमारा मेजर पॉइंट आता है वो है क्लासिकल इकॉनमी का जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ रेगुलेटिंग। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका जो मानना था वो कहते थे कि हमारी जो इकॉनमी है सेल्फ रेगुलेटिंग है, हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस हो जाती है। वो कहते थे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि जो इकॉनमी है वो ऑलवेज जो है कैपेबल होती है कि वो अचीव कर सके नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी और आउटपुट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रियल जीडीपी और इसको आउटपुट भी आप कह सकते हो कि मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर हमसे उनको यूटिलाइज़ करें तो हमारे पास एक रियल जीडीपी और आउटपुट लेवल मेंटेन हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। रियल जीडीपी जो है हमारे पास ऑब्टेन होगी अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड करें। तो मतलब हमें सारे अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने सारे अगर हम रिसोर्सेज में लगाएं तो हमारी इकॉनमी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी वर्क या विदाउट एनी मतलब एफर्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगी। जबकि सर्कमस्टांसिस जो हैं टाइम टू टाइम हमारे पास वेरी होते जाते हैं, जो कि हमारे पास या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं रियल जीडीपी को। अब सर्कमस्टांसिस के हैं, लेट्स सपोज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि सेल्फ रेगुलेटिंग है इकॉनमी, हमारे पास खुद ब खुद मूव करती जा रही है, जीडीपी क्रिएट होती जा रही है, आउटपुट क्रिएट होता जा रहा है, हम लोग अपने सारे रिसोर्सेज लगा रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हमारे पास मिस हैप हो जाता है तो टाइम टू टाइम जो है वेरिएशन आती जाएगी, या तो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगी या तो जीडीपी कम हो जाएगी। लाजमी नहीं है वो जो मिसहैप है वो बैड मिसहैप ही हो, गुड मिसहैप भी बन सकता है। ठीक है, तो जो सर्कमस्टांसेस हमें ये बता रहे हैं कि नेचुरल लेवल ऑफ जो हमारे पास रियल जीडीपी है वो मे बी इंक्रीज़ और मे बी डिक्रीज़। तो इसकी सेल्फ एडजस्टमेंट होती है। सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब है कि खुद एडजस्ट हो जाता है मार्केट सिस्टम के अंदर और इकॉनमी जो है हमारे पास बैक जो है अपने नेचुरल लेवल पे आ जाती है। अगर हम बात करें, ये हमारे पास है नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी, नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया। अब ये हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम ये होता है कि इसमें वेरिएशन आती है, या तो ये इंक्रीज़ हो जाती है या तो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसको हम सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी जो है वो इसको बैलेंस करके दोबारा अपने ओरिजिनल पॉइंट पे अपने लेवल पे ले आती है। ठीक है, मतलब दोबारा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो है बैलेंस हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है जी, बात की जा रही है रियल इकोनॉमिक्स की, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से कि इकोनॉमी जो है वो ऑलवेज एट और नियर द रियल जीडीपी, हमेशा जो है वो या तो एट प्रॉपर अपने लेवल पे होगी या तो उसके नियर होगी, नियर बाय या तो मतलब थोड़ी सी नीचे होगी या तो थोड़ी सी ऊपर होगी, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। इसके टू बेसिक्स इसके पॉइंट्स हैं जिस पे ये हेल्ड कर रही है। एक तो ये हमारे पास प्राइजेस और वेजेस और इंटरेस्ट रेट जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइजेस आपको पता है कीमतों को कहते हैं, वेजेस जो होती हैं हमारी तनख्वाहें। ठीक है, और तीसरा है इंटरेस्ट रेट। ये तीनों चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है कि आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये जो चीज़ें हैं तीनों चीज़ों की वजह से भी हमारा लेवल ऑफ रियल जीडीपी जो है वो बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो और कहना था, एक तो हमारे पास यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट आते हैं वो थे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो थे हमारे पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से माना जाता था इनको कि ये जो है फॉलो कर रहे थे ज़्यादा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन पॉइंट्स देखे हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के, वो पहला तो हमारे पास ये है कि मार्केट जो है वो परफेक्ट है।
ठीक है। सेकंड जो है सेल्फ सस्टेनिंग है, ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाती है अगर कोई ना कोई मसला हो तो हमारे पास, ठीक है। तीसरा जो है हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है। अब गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो भी कैन ओनली बी अ डेट्राइंट टू द इकॉनमी। तो वो भी हमारी इकॉनमी को अफेक्ट नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी बैलेंस हो रही है। इसमें हम लोग जो मेजर पॉइंट देखते हैं वो ये होता है कि हमारी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। मार्केट ऑटोमेटिक जो है हमारे पास एडजस्ट हो जाती है फॉर बूम। बूम क्या है, अब ट्रेड साइकिल का आगे भी आएगा, हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेड साइकिल है, तजारती चक्कर जिसको उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास पॉइंट बूम का। बूम वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी भी नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। ये नीचे को है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन क्या है कि हमारी कंट्री नीचे को आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल जो नीचे ये पॉइंट है ये है डिप्रेशन कि हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं हैं। और ये जो ऊपर को जा रही है ये हम कहेंगे कि रिकवरी हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर नहीं, अभी थोड़ा सा आगे हमारा वो, हम उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम बात करें कि बूम की, कि हमारी मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है और हमारी मार्केट में हमें किसी भी चीज़ की कमी तंगी महसूस नहीं होती, सब कुछ हमारे पास बहुत बेहतर जा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका था हमारे पास, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास कहते थे कि जो सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड जो है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है। ये सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जितनी इकॉनमी जो है हमारे पास गुड्स से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है, कोई लेबर प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। लेबर को हम वेजेस दे रहे होते हैं, उन वेजेस को लेबर ने कहीं ना कहीं यूज़ करना होता है। जब वो यूज़ करने के लिए मार्केट में लेके जाता है तो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। तो ये हमारे पास चेन होती है कि कैसे जो है वो सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास था सारा एक कॉन्सेप्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनका क्या मानना है। फिर हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमीज़ आ गई, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट आ गया, उसने इसको डिनाई किया, इसके अपोजिट सारे व्यूज़ दिए। उसने कहा नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एडम स्मिथ के बाद मार्शल आया था, मार्शल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। मार्शल के बाद हमारे पास मार्शल के बाद हमारे पास न्यू क्लासिकल आया था, वो न्यू क्लासिकल रॉबिन्स था। रॉबिन्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं जी इकनॉमिक्स ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केन्जियंस हमारे पास यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो हम कहेंगे कि जो इकॉनमी थ्योरी है हमारे पास, वो बताती है कि टोटल स्पेंडिंग जो इकॉनमी की वो जो है वो अफेक्ट करती है हमारे पास आउटपुट और इन्फ्लेशन को। वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल स्पेंडिंग अगर हम लगा देंगे तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारी टोटल स्पेंडिंग है अफेक्ट कर रही है आउटपुट को और इन्फ्लेशन रेट को। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, यहाँ पे हम इन्फ्लेशन रेट को ज़रा डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट कहते हैं जनरल राइज इन प्राइस लेवल। अगर हमारे पास चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं तो हम कहेंगे हमारे पास इन्फ्लेशन होगी, जिसको इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो महंगाई आप कह लो, ठीक है। हर चीज़ की प्राइसेस जो है हाई हो गई है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रेट है फैक्टर हमारी स्पेंडिंग है अफेक्ट कर रही है आउटपुट को और इन्फ्लेशन रेट को। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसके जो फोर फादर हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखना है कि 1930 में 1930 में एक डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन क्या है कि हमारे जो ये वर्ल्ड डिप्रेशन था, जैसे अब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आया तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में है, पूरी वर्ल्ड इसको सफ़र कर रही है, ठीक है। अब जब ये 1930 में डिप्रेशन आया था तभी हमारी पूरी इकॉनमी पूरी वर्ल्ड जो थी वो हिट हो गई थी।
ठीक है, मैं आपको इसकी इंशाल्लाह हिस्ट्री पूरी बताऊंगी कि वो डिप्रेशन किस वजह से आया था। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको आप एज एन असाइनमेंट लो, आप लोग मुझे खुद बना के दोगे, आप लोग मुझे इसकी रीज़न ढूंढोगे कि हमारे पास डिप्रेशन क्यों आया था। असाइनमेंट है आपने, व्हाट आर द रीजंस दैट बिकम कॉज ऑफ 1930s डिप्रेशन, कि 1930 में हमारे पास वर्ल्ड डिप्रेशन आया था, इसकी क्या वजूहत थी। अब आप लोगों ने मुझे खुद सर्च करके बताना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो डिप्रेशन आया था उसको फिर रिजॉल्व कैसे किया गया था। केंजियन इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, ठीक है, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उनको हमें बढ़ा देना चाहिए और टैक्स कम कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, डिमांड जो थी हमारी ऑटोमेटिकली सेटमुलेट हो गई थी और इकॉनमी जो थी हमारी पूरी डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। क्या किया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो थे वो बढ़ा दिए गए थे और टैक्सेस कम कर दिए गए थे। मतलब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे ज़्यादा कर दिए थे, इकॉनमी में पैसा ज़्यादा होना शुरू हो गया था, ठीक है, और टैक्सेस कम कर दिए गए थे, लोगों से कम पैसे लिए जा रहे थे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ था, हमारे पास जो थी वो डिमांड जो थी बैलेंस हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी गुड्स की, और हमारे पास इकॉनमी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गई थी, ठीक है। अब केंजियन इकोनॉमिस्ट वाज यूज्ड टू रेफर टू द concept that the optimal economic performance should be achieved and economic slump prevents by influencing aggregate demand through activities stabilization and economic intervention policies by the government। केंसियन इकोनॉमिस्ट जो थे वो कंसीडर करते थे कि डिमांड साइड थ्योरी जो है वहाँ पर फोकस करती है ऑन द चेंज ऑफ इकोनॉमी ओवर शॉर्ट रन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं। इनका जो फोकस था हमारे पास था डिमांड साइड थ्योरी पे, ठीक है, डिमांड साइड थ्योरी पे के डिमांड पे फोकस था। जैसे जैसे वो कहते थे कि डिमांड जो आपकी इंक्रीज़ होती है शॉर्ट रन में, हमारी इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट था, थोड़ा डिफरेंट था। उस कॉन्सेप्ट की निस्बत अगर हम इन दोनों के डिफरेंस देखें तो उसमें हम क्या बात करते हैं, एक तरफ हम रखते हैं क्लासिकल को, एक तरफ हम रख रहे हैं मॉडर्न को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फादर की मुझसे मुराद होगी कि इसको किसने डील किया, उसको किसने डील किया और इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट था मेजर। अब फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास हैं एडम स्मिथ, ठीक है, और मॉडर्न में हमारे पास आते हैं जॉन मैड्रन, और जॉन मैड्रन ही हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके फादर भी हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ हैं। अब क्लासिकल को डील कौन कर रहे थे, एडम स्मिथ इसके फादर थे और जॉन मैड्रन जो थे वो मॉडर्न के फादर थे। अब इनके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं आगे हम, कि डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती हैं। अच्छा, अब इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट था ना हमारे पास, वो कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जो अगर हम चीज़ें पैदा कर देंगे ना तो वो उसकी ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड होगी और वो बिक जाएंगी, ठीक है। एक तो इसका मेजर पॉइंट ये था। दूसरा मेजर पॉइंट वैसे तो हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका पॉइंट था कि सेविंग्स जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बराबर होती हैं। तीसरे पॉइंट में से बात की थी जो इंटरेस्ट रेट है, वेजेस है और जो प्राइस है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास। जस्ट अ मिनट, ठीक है। उसके बाद इसने और आपके पास क्या बात की थी कि मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। कैसे, जो डिमांड और सप्लाई इसने कहा था बराबर है, क्यों बराबर है, वो इसको प्राइस जो है वो इक्वलाइज कर लेती है, ठीक है। तो मार्केट जो हमारे पास सेल्फ रेगुलेटिंग है और तो हमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहें क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, मॉडर्न केंजियन स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था, और जो केंजियन थे वो प्रोवाइड करते थे एक्सप्लेनेशन, वो कहते थे कि सेविंग्स जो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट के रिवर्स इनका पॉइंट था कि नहीं बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने पॉइंट जो डिस्कस किया, इन्होंने कहा था प्रोड्यूसर जो है वो लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ प्राइस टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज। वो अपनी जो चीज़ें हैं बनाना कम कर देता है, वो प्राइस कम नहीं करता है, जब मतलब कि प्राइस जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। लोअर प्रोडक्शन में इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इंक्रीज इनकम।
अब जहाँ पे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें कम बनाना शुरू कर रहा है, वो चीज़ों की कीमतें कम नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है कम बनाता हूँ, कम तो बिकेंगे, तो 2-4 लोग ही खरीद लेंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी प्राइसेस हाई रख रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा था, इससे हमारे पास प्रॉब्लम राइज हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट का। जब वो कम चीज़ें बना रहा था तो डेफिनेटली कम लेबर काम कर रहा था, तो हमारे पास बेरोज़गारी जो थी इंक्रीज़ हो रही थी। इसके ये कंसेप्ट था। और चौथा जो इसमें पॉइंट आया था कि मोनोपली का, आपने नाम सुना होगा, मोनोपली कहते हैं आज़ादारी को। जब एक ही प्रोड्यूसर जो है चीज़ें बना रहा होता है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जस्ट लाइक हम वापडा की बात करें, पहले तो रेलवे में भी मोनोपली थी। अब वापडा की जस्ट बात करें तो वापडा में क्या है कि बिजली हमें सिर्फ वापडा ही प्रोवाइड कर पाता है, और लेने वाले कितने ज़्यादा हैं। तो वापडा जो है मोनोपली पावर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड लेबर यूनियन वुड प्रिवेंट प्राइजेज। लेबर यूनियन हम लोग प्राइजेस को बिल्कुल भी हिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ऑटोमेटिकली उस प्राइस के ऊपर सेटल डाउन होना पड़ता है, जो कि प्राइस हमें चार्ज की जा रही होती है। बेसिक थ्योरीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिक थ्योरी कौन कौन सी थी, क्लासिकल की कौन सी थी और मॉडर्न की कौन सी थी, ठीक है। अब क्लासिकल की जो थ्योरी थी वो लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट था। लेजिस, अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या हमारे पास, ठीक है। लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट है। लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट रिक्वायर लिटिल नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करना। मार्केट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, क्यों, थ्रू इनविजिबल मैकेनिज्म। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कुछ ऐसी नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड को इक्वल कर देती हैं। दिस इंश्योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस in the marketplace. Classical economics uses the value theory to determine price in the economic market. दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लासिकल मॉडर्न की, तो मॉडर्न हमारे पास कहते थे कि हमें जो स्पेंडिंग या एग्रीगेट डिमांड जो है वो मार्केट में प्लेस करती है। केन्जियन इकोनॉमिक्स का बिलीव था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे पास पब्लिक को और प्राइवेट के डिसीजंस को भी। हमारे पास डिमांड जो है प्राइवेट पब्लिक दोनों के डिसीजंस को इन्वेंट करती है। पब्लिक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्राइवेट डिसीजन जो होते हैं वो हमारे पास बिजनेसमैन और वो उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो हमारे पास क्लासिकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्लासिकल में हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी वो इंटरफेयर नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब केन्जियंस की हमने बात की तो केन्जियन में हमारे पास गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का रोल था। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो थी इन्फ्लेशन और आउटपुट को अफेक्ट कर रही थी, जबकि हमारे पास क्लासिकल कहते थे कि इसकी जो स्पेंडिंग है वो हमारे पास मैटर नहीं करती। अगर टाइम पीरियड की बात करें रन की, तो हमारे पास जो क्लासिकल था ये लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था इकॉनमी को, और यहाँ पे जो हमारे पास इकॉनमी की बात हो रही थी वो शॉर्ट रन में हो रही थी कि शॉर्ट रन में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको कैसे हैंडल करें। और जो क्लासिकल थे वो लॉन्ग रन में देख रहे थे इस थ्योरी को। अब हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। मॉडर्न क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो डिस्कस करते थे हमारे पास केन्जियन मल्टीप्लायर इफेक्ट को। वो कहते थे कि हमने इकॉनमी कैसे चलानी है, ठीक है। उनका एक कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई के नाम से आपको पता है कि चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। जब हमने चीज़ को कम करना होता है हम डिवीजन की तरफ जाते हैं, और जब चीज़ को बड़ा करना होता है तो हम मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से याद रखना है कि इकॉनमी को रन करने का इनका तरीका क्या था। ये कहते थे कि जो कंट्री में मनी है ना उसको एक्सपेंड करो। उसको एक्सपेंड कैसे करो, अगर 10 रुपये हैं, ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम देखेंगे अब एक टोटल कैसे एक्सपेंड करेंगे। अगर मनी सप्लाई जो है हमारे पास, ठीक है, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक क्या कर रहा होता है, बाकी बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो उसके पीछे वो रिजर्व रखता है, ठीक है। रिजर्व की एक परसेंटेज डिसाइड होती है, लेट्स सपोज 20% वो रिजर्व रख रहा है, और $20 को हम कह लेते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो मनी यूज टू क्रिएट मोर मनी इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल बैंक डिपॉजिटेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। पैसे से पैसा बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। अगर हमने एक बैंक है हमारे पास, हमने उसको 100% वो हम लोगों ने $100 जो है इशू करना है, ठीक है। तो उसमें से हम $20 जो है हम रिज़र्व रखेंगे। अब ये $100 जो है इसमें से बाकी बच गया $80। 20% हमने रिज़र्व रख लिया। जो $80 बचेगा, $80 डेफिनेटली वो बैंक्स में जाएगा। जब बैंक्स में जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उस बैंक के पैसे को यूटिलाइज़ किया जाएगा, और इस कदर यूटिलाइज़ किया जाएगा कि ओवरऑल जो आपके पास अमाउंट बन जाएगी वो
इंक्रीमेंट में जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास इस पैसे को यूज़ करके $500 जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो ये रिज़र्व रखने का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब ये पैसे हमारे पास आते हैं हमें पता होता है कि हमने रिज़र्व रखवाना है। जब रिज़र्व रखवाया होता है हमारे पास अमाउंट कम होती है, उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और इकॉनमी जो है हमारे पास स्टेबलाइज होती है। लास्ट में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि इन इसका क्या आपके पास फॉर्मूला आता है कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर रहे होते हो अपनी इनकम पर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्लासिकल व्यू और केंजियन व्यू को हम लोगों ने ग्राफिकली देखना है। लेट्स पोज ग्राफ हम बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे रखना है रियल आउटपुट लेवल, ठीक है, कि हमारे पास इकॉनमी में आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आएगा हमारे पास प्राइस लेवल वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोगों ने अपना रियल आउटपुट लेवल रख लिया। सेम हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। प्राइस लेवल, रियल आउटपुट लेवल, ठीक है। अब बेटा एग्रीगेट सप्लाई की हम बात करेंगे तो सप्लाई होगी हमारे पास स्ट्रेट का वो होगा, ठीक है, वर्टिकल। ये क्या है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, और ये भी है एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है लॉन्ग रन की, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास आ गया इसको हम कट डाउन करेंगे सब डिमांड से। डिमांड आपके पास पता है नेगेटिव स्लोप होता है आपको, तो ये हमारे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड। सेम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड मतलब प्राइस जो है वो कहाँ लाई कर रही है, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, तो मतलब ये आपके पास आ गया प्राइस लेवल। इसका प्राइस लेवल आपके पास कहाँ आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे शॉर्ट रन में, हमने कहा था कि प्राइजेस जो हैं वो मार्केट को जज करती हैं। अगर हमारे पास किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाए, ठीक है, कम कैसी होगी, वो कम पीछे को इसका कर्व ड्रॉ होगा। आपने माइक्रो में इसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कम कैसे होती है। अब ये कम जब आपके पास हो रही होगी तो पीछे को हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जब ये पीछे को हुई तो हमारे पास प्राइस लेवल जो है वो नीचे को आ गया, प्राइस 1 से प्राइस 2 पे आ गया, प्राइस जो है हमारे पास कम हो गई है। अब प्राइस यहाँ पे कम हो रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग रन में, यहाँ पे हम प्राइजेस अफेक्ट नहीं करती हैं मार्केट को, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हम बात दोबारा करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारे पास 1 से 2 पे शिफ्ट हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस को कांस्टेंट ही रखना है। यहाँ पे हमारे पास हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है कम हो जाएगी, Q1 से Q2 की तरफ आ जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे केंजियन क्लासिकल की अगर हम बात करें तो क्लासिकल में हमारे पास प्राइस इफेक्ट हो रही है, प्राइस जो है मार्केट को दोबारा इक्विलिब्रियम में लेकर आ रही है, प्राइस इफेक्ट हो रही है। लेकिन केंजियन जो थे वो अपनी क्वांटिटी को कम कर देते थे। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है, वो क्वांटिटी अपनी कम कर देते थे लेकिन वो प्राइस को इफेक्ट नहीं करते थे। वो आई थिंक उल्टा हो गया, ये लॉन्ग रन में देख रहे होते थे और ये शॉर्ट रन में। लेट मी कंफर्म अगेन, हाँ जी ठीक है। लॉन्ग रन में ये बात हो रही थी कि लॉन्ग रन में आप जो थी लॉन्ग रन में देख रहे होते थे, ये देख रहे होते थे कि हमें अगर हम भी प्राइजेस कम कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में हमें बेनिफिट होगा। तो लेकिन ये प्राइजेस को कम नहीं करते थे, ये उसी टाइम पे अपनी क्वांटिटी को जो थे वो प्रोड्यूस करना कम कर देते थे। गुड प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी रेज होता था। और ये आपके पास थे क्लासिकल और मॉडर्न केंजियंस का कंप्लीट व्यू कि इन दोनों की थ्योरीज क्या क्या थी और रियल इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहते थे। आई होप कि क्लियर होगा आपको। इसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया, आपने मुझे बताना है कि 1930 का डिप्रेशन क्यों आया था। असाइनमेंट के हवाले से सुन लें, जस्ट आपके असाइनमेंट जो है वो 1 पैराग्राफ हो, जस्ट इसको ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको डिटेल पता होना चाहिए कि डिप्रेशन कैसे आया था, इसको ओवरकम कैसे किया गया था। ओवरकम तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे किया गया था, लेकिन आपने इसकी कंप्लीट हिस्ट्री देखनी है, क्यों आया था और कितनी देर रहा था।
ठीक है। और इसको आपने जैसे मैंने आपको बताया मेल में अपना सब्जेक्ट में आप लोगों ने सबसे पहले अपना मतलब आपका BBA सेकंड आएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम और अपना रोल नंबर वो लिखना है। जो लिस्ट मेरे पास है आप लोगों के नेम्स की, उसमें जो आपका रोल नंबर है वो आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है। और आपके जो फाइल है उसमें आपका टाइटल पेज भी कंप्लीट होना चाहिए। और आपने इसको डिस्क्रिप्शन में ये सारा इसको लिखना है। जो अपनी हेडिंग का साइज़ है वो 14 रखा करें, और जो आपका बाकी जो टेक्स्ट होता है सारा उसको आप 12 रखा करें। साइज़ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कलरफुल पेजेस भी नहीं आपके होने चाहिए बैक पे जो आप लोग कलर वगैरह कर देते हो। आपका डिसेंट वर्क होना चाहिए, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो आप लोगों ने टाइम न्यू रोमन को फॉलो करना है।